अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, APC के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद में हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा और आमिर मतीन। नाजरीन, आज पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होने वाली ऑपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है, जिससे वीडियो लिंक में लंदन से स्पेशली नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया है। और इसके साथ साथ वहाँ पर आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे और पार्टी के दीगर सरबराहान भी मौजूद थे। क्लास्ट्रा साहब, आपसे स्टार्ट लूँ या आमिर मतीन साहब से आपसे स्टार्ट लेती हूँ। आमिर साहब, कहा जा रहा था कि APC होगी नहीं होगी, पता नहीं, शायद सब मिलके इकट्ठे बैठेंगे भी कि नहीं बैठेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। फाइनली सब इकट्ठे आकर बैठ गए। अब क्या कोई रिजल्ट निकलेगा? तो APC तो इससे पहले भी एक दो दफ़ा हो चुकी है। लोगों के इकट्ठा होना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। अभी तक जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है। एक्सपेक्टेड क्या था कि सबको ये पता था कि नून लीग के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रा एक्सट्रीम लाइन पे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना चाहते हैं, और जो पीपल्स पार्टी है वो दरमियानी लाइन रहेगी, वो गवर्नमेंट के साथ सिर्फ लड़ना चाहते हैं। और अभी तक जो दो तकरीरें दिखाई गई हैं उससे वही है। बातचीत तो कोई ऐसी बात नहीं है, बातचीत तो पहले भी होती रहती है, इनफॉर्मली होती है, अभी फॉर्मली हो रही है। असल तो होगा कि जब इसके शाम को बैठ के फैसला आएगा कि करना अब क्या है। कोई इलेक्शन तो सर पे कोई नहीं है इस वक्त कि जिससे कि ये लोगों को कन्विंस करना है वोट को इज्जत दो के नारे या महंगाई का नारा या ह्यूमन राइट्स का नारा, ये नारों का अभी फ़िलहाल कोई वो नहीं है। असल बात है एक्शन कि लाया अमल क्या होता है। और वो अगर ये कहते हैं कि जनाब हम सड़कों पे जाते हैं, तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि जी कौन सड़कों पे आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा, किधर लाएगा, सिंध में होगा, कराची में होगा, इस्लामाबाद होगा, मौलाना साहब का क्या रोल होगा, नवाज शरीफ साहब का पार्टी का क्या रोल होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। असल में बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस APC के अंदर, हर एक के स्टेक्स मुख्तलिफ हैं। एग्जैक्टली। अवैसी साहब फॉर एग्जांपल, नूरानी साहब के जो साहबजादे हैं वो अवैस नूरानी साहब, वो उन बेचारों ने आज तक एक भी नहीं जीती। सो वो वगैरह वगैरह में आ जाते हैं। फजलुर रहमान साहब हैं, वो पहली दफ़ा 30-35 साल में गवर्नमेंट में से बाहर हैं, तो वो तो कश्तियाँ जला देंगे। मगर वो जो हमने अपने प्रोग्राम में एक इतला दी थी कि उनकी एक इतनी लंबी लिस्ट निकल आई है, आप गौर कर रहे होंगे, उसके बाद से ज़रा उन्होंने पीछे ज़रा सानवी रोल अपना ले लिया है। वो कह रहे हैं आप आगे चले, मैं पीछे चल रहे हैं हम। तो नवाज शरीफ साहब का कोई स्टेक नहीं है, उनके पास कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, स्वाय एक छोटी सी बेचारी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की। अभी याद रहे कुछ महीने बाद वहाँ इलेक्शन होने हैं, मगर उनके पास अभी नून लीग की वो गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, जाहिर उनके पास अभी भी सिंध की गवर्नमेंट है, और जो उनके सियासी हालात हैं वो नहीं लगता कि रूरल सिंध से ही बाहर निकल आएंगे। पंजाब में उनकी अभी भी कोई पसीदाई नहीं है, बाकी सूबों में नहीं है, कराची में भी कोई नहीं है, तो वो सिंध की हुकूमत है उनके पास। सो इसलिए उन्हें 100 दफ़ा सोचना पड़ता है एक्सट्रीम लाइन लेते हुए कि वो भी इस वक्त भी पावर के स्टेक होल्डर हैं, इस वक्त उनके पास हुकूमत है। अब नून लीग के अंदर भी 2-3 क्लियरली धड़े हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब वाला धड़ा है, ज़ाहिर है समझ भी आती है कि वो नायल हो गए हैं, उनका कुछ नहीं रह गया, तो मार दो, जला दो, वो तो बिल्कुल इस एक्सट्रीम पे, और वो वोट को इज्जत दो, उनका जो आज से 2 साल पहले नारा था वही वहीं पे ही खड़े हैं। और वो समझ आती है, मरियम भी एज्यूम के जाता है क्योंकि कम आजकल ज़रा कम बोलती हैं, मगर वो उन्हीं लाइन पे है। उसके बाद जो है एक शहबाज शरीफ साहब का मसलहत का धड़ा है कि नहीं, वो कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, मुफाहमत वाला धड़ा है। तीसरा एक और धड़ा है जो सुबह कुछ सोचता है, शाम में कुछ सोचता है, इन दोनों के दरमियान में भी है, जो कि नवाज शरीफ की इससे जो है ना डर जाता है कि जब ये बात कहते हैं जनाब मियाँ साहब आप तो बाहर भी हैं और आप के साथ जो होना था, हम तो यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे साथ हो सकता है, हो रहा है, तो उनका एक वो वाला आ जाता है।
तो यहाँ मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुख्तलिफ स्टेक्स हैं, इसलिए उनकी मुख्तलिफ लाइन है। घूम फिर के आज ये गुफ्तम शनीदन इस वक्त हो रही है एपीसी में, अभी इसका नहीं है। हाँ, रात को देखेंगे जब रिजल्ट आएगा कि क्वेश्चन घूम फिर के सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने लड़ना है कि सुलह करनी है, सड़कों पे आना है या नहीं आना। फिर क्वेश्चंस होंगे कि सड़कों पे कैसे आना है और कौन लाएगा, कैसे लाएगा। सिर्फ लास्टली मैं ये कह दूं कि विद इन पीपल्स पार्टी भी आप देखें क्लियरली लाइन है कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है, आसिफ जरदारी साहब सिर्फ गवर्नमेंट से लड़ने की बात कर रहे हैं। जब वो मगर क्योंकि इस पार्टी के आपने कह दिया कि पीपल्स पार्टी की मेज़बानी ज़रूर है, पर इस एपीसी के हीरो जो है ना वो नवाज शरीफ साहब हैं। ये अब उनकी पहली बजट से बाद बोले हैं वो, और उनकी तकरीर आई है, तो इसके जो दुल्हा है ना वो हैं, उसमें वहाँ पे बैठे हुए बिलावल भी छोटे से शहबाला कह लें, आसिफ जरदारी साहब भी बाहर बैठे हुए हैं। तो तकरीर ज़रूर उनकी सुनाई गई है, मगर वो इसके उस तरीके से हीरो नहीं है। मगर जब ये बात नून लीग वाले और नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की इतनी अगेंस्ट एक्सट्रीम लाइन ले जाते हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेनी है, तो बीच में जो पार्टियां बैठी हुई हैं जैसा कि पीपल्स के स्टेक होल्डर है वो भी उसका हिस्सा बन जाती हैं। तो अब ये इन पे प्रेशर आएगा कि उन्होंने इस लाइन से, एक्सट्रीम लाइन से अपने आप को विड्रॉ करना है या नहीं भी। अगर ये वो अगर कहते नहीं है तो इसका हिस्सा समझा जाएंगे, तो वो कहेंगे जी अच्छा ठीक है, अगर आपने भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है तो फॉर स्टार्ट वो कहते हैं ना सबूत देना पड़ता है। हुसैनियत का सबूत होता है, लड़ाइयों के सबूत होते हैं। फॉर स्टार्ट आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप सिंध गवर्नमेंट से इस्तीफ़ा दे दें, या आप फिर ये करें, अगर बहुत एक्सट्रीम एक ग्रुप है जो कि नवाज शरीफ का, वो ये भी चाहेगा कि फिर कम से कम आज़ाद कश्मीर से एक सिंबॉलिकली दे दें ना, वो गवर्नमेंट छोड़ दें। तो एक बहुत आगे की स्ट्रीम की लड़ाई ये है कि अगर लड़ाई करनी है तो फिर आप पार्लियामेंट से भी, असम्बलियों से भी फारिग हो जाएं, फिर लड़ लेना पूरा। तो ये बीच जो राय है ना कि ये भी रखना है, चूके चुनाचे ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, ये नहीं है। अब ग्रे एरिया नहीं है लड़ाई के अंदर, इधर इट्स ब्लैक और वाइट, ये सारे ग्रे पे रह रहे हैं, और वो भी वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे है जो है ना, ग्रे भी इतने ज्यादा है कि पता नहीं चलता ये कौन सा ग्रे है, ये डबल ब्लैक है, ग्रे तो वैकन पहना हुआ है। सो यहाँ कोई जो है ना या डबल ब्लैक हो जाए या ग्रे गूस हो जाए, मुझे नहीं पता क्या है। प्रेडिक्शंस के हवाले से क्लास्ट्रा साहब की बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस हैं, तो क्लास्ट्रा साहब से पूछते हैं क्या लग रहा है आपको, बैठ तो गए, बात तो होगी, एक्शन क्या होगा? मैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल पहला सवाल आपके उस पे होने चाहिए था कि हम अभी शुरू कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो एनालिसिस होना होगा, क्या होगा वो हमें पता है इनका, ये क्या वो टोन तो वहीं से सेट होती है ना जब आप तकरीर कर रहे होते हैं कि आपने क्या करना है या नहीं करना। सो लेट्स मतलब है उसको एग्जामिन करते हैं, अपने अपने अंदाज से सब लोगों ने किया है। ये जो तकरीर नवाज शरीफ साहब ने की है मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कौन होगी कि इतने सख्त लाइन, इतनी एक एक्सट्रीम लाइन की शायद वो तवक्को नहीं कर रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, बात करेंगे, नीदर हेयर नार देयर वाली गुफ्तगू होगी और वही बैठ के इसमें बैठेंगे और शाम को कोई उस पर इलामे जारी करेंगे। इट्स ए वेरी स्ट्रांग चार्ज शीट, अगर आप इसको देखें, गौर से पढ़ें, तो मेरा ख्याल जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने किया उनके लिए बोन चिलिंग का आप उसमें कह सकते हैं कि इवन वो जो उनके जिनसे ये शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले अपनी कबीना के नाम क्लियर करवा रहे थे, जो उन्होंने सोहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू में कहा था, उनके लिए भी शायद ये अनएक्सपेक्टेड हो कि नवाज शरीफ साहब हैं वो चार्ज शीट करेंगे। बल्कि मुझे याद आ रहा है ये वही चार्ज शीट है, मिलती जुलती, अगर मुझसे पूछें, मैं क्योंकि लंदन में मैं और भी यार दोस्त थे वहाँ पे, हमने ये नवाज शरीफ साहब को बड़ा करीब से पूरा 1 साल 1.5 साल में रिपोर्टिंग की हुई है लंदन से, जब ये वहाँ 2006-07 में था, ये वाज इन लंदन। तो ये सारी चीज़ें मैंने बड़ा करीब से नवाज शरीफ साहब, इनके कैंप, इनके लोगों को बड़ा मैंने देखा हुआ है वहाँ पे कि जब जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उस वक्त क्या एग्जैक्टली यही माहौल था, यही गुफ्तगू थी और यही तकरीर होती थी जो नवाज शरीफ साहब ने आप की। थोड़ा सा इमरान खान साहब को इसमें से निकाल दें और इसमें आप बिल्कुल 2006-07 वाला जनरल मुशर्रफ का उसको रजीम को सामने रखें, तो बेसिकली उन्होंने जनरल मुशर्रफ वाले रजीम को सामने रख के ही उन्होंने ये तकरीर की है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं लग रहा कि इस वक्त इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं या नहीं है, पार्लियामेंट है या नहीं है, सीधा जो उन्होंने स्ट्राइक किया है वो एस्टेब्लिशमेंट पे किया है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से किया है, इनसे मिल मिला के खेल करा के किया है कि हाँ जी आप कर लें, खैर है, हम उसमें देखते हैं उसकी क्या रीज़न है। बहुत सारे लोग पूछेंगे एस्टेब्लिशमेंट को क्या तकलीफ हो सकती है कि वो होगी। इमरान खान साहब बहुत सारी बातें नहीं मान रहे एस्टेब्लिशमेंट की, मेरा ख्याल है, जिस पे उनकी ऑफ कोर्स एक डिवीजन है, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा पंजाब के हवाले से।
ये बुजदार साहब के हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो वट के हम वो मे वाला कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैंने अपने ये जो डार्लिंग बुजदार है ना इसको नहीं जाने देना। आप ये देख लें कि वहाँ से नैब की अच्छा ये शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि 5 करोड़ रुपये शराब के लाइसेंस पे ले लिया। बहुत सारे लोगों को उस वक्त भी कान खड़े हो गए कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, ऑल ऑफ सडन आपने बुला लिया। अच्छा अभी कोई रहती थी गोंदल साहब जो हैं एक्साइज के डीजी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा पहले खबरें आ रही थी कि मुहर्रम के बाद इमरान खान साहब मान गए हैं कि बुजदार साहब को हटा देंगे। वो बुजदार साहब को हटाने के चक्कर में वो चीज़ें सारी थी। अब ये पता चला कि इमरान खान साहब वो भी टाले जा रहे हैं। अच्छा जी ये मुहर्रम भी गुजर गया है, अब एक नया महीना शुरू हो गया है उसे कल परसों से, वो भी गुजर गया है। सो इमरान खान साहब कहीं ना कहीं पे पकड़ा ही नहीं दे रहे। अच्छा दूसरा हमने देखा तो कुछ और इनके अपने स्कैंडल्स आ गए, डाइवर्जेंस हुई। सो कहीं ये फील होता है कि इमरान खान साहब जो अब तक बचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उनसे मनवाई जा रही हैं, बाकी तो सब कुछ मानते हैं इमरान खान, कोई उन्होंने रेजिस्टेंस नहीं की 2 सालों में। अगर देखें तो हर हवाले से, इवन फेडरल हुकूमत के हवाले से यहाँ तो बड़ा मशहूर था, बड़े बड़े छोटे रैंक्स के अफीसर भी कहते थे कोई काम है कोई मसला है बताएं हम करवा देते हैं। ये तो बड़ा मशहूर था। इस्लामाबाद में कोई भी छोटा सा इशू था, मसला था, वो डायरेक्ट वो हैंडल कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट, और वो भी कोई इसमें पर्दा नहीं रखते थे कि हम नहीं कर रहे, ये भी कोई पर्दा नहीं रखते थे कि जनाब वो नहीं करे। खान साहब तो खुद कहते थे हाँ, साथ है। वो बैठ के हम साथ हैं, वो हमारे साथ हाइब्रिड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड का। सो खान साहब को मसला नहीं था। खैर इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा हुआ जब इमरान खान साहब की नाकामियां थी, उनके फेलियर्स थी, वो भी उन्हीं के खाते में पड़ना शुरू हो गई कि जब आपने ओनरशिप दे दी कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनको लाया है, हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ही बैठ के सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, सेनेट भी हम कर रहे हैं, कौमी असम्बली भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कर रहे हैं। सो लोगों का गुस्सा जो ज्यादा था इमरान खान साहब की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की तरफ निकलना शुरू हो गया है। अब आप देखें, और ये नवाज शरीफ साहब इज राइटली पिक्ड अप। मुझसे अगर पूछे मैं उस पर भी आऊँगा कि उनके अपने क्या इश्यूज हैं, उन्होंने सही पिकअप किया कि हमारी लड़ाई जो उनके अल्फाज से इनके साथ नहीं है, इमरान खान के साथ नहीं है, बिकॉज ही न्यू इट के पावर यहाँ से इमरान खान साहब ने हमें नहीं देना इकतदार, इमरान खान साहब ने हमें पार्लियामेंट में लेके नहीं आना, उन्होंने हमें वजीर आजम का हलफ नहीं दिलवाना, हमें हलफ दिलवाना है कुछ और लोगों ने दिलवाना है, कुछ और लोग हैं, और जितना हम उन पर दबाव बढ़ाएंगे, प्रेशर बजाएंगे, वो ज्यादा उसमें डिफेंसिव में जाएंगे। अदरवाइज आज नवाज शरीफ साहब को ये याद आ रहा है सारा कि जनाब कि ये बड़ी जमहूरियत खतरे में पड़ गई, जमहूरियत वो हो गई। हमसे ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता बार बार करना, हमसे ज़्यादा विक्टिम तो कोई नहीं है इस रजीम का, हमने तो भुगता हुआ है। लेकिन हेमिक से डाल दिस, ये 3 महीने 6 महीने पहले वोट पड़ा था यहाँ पे जनरल बाजवा साहब की उस पे ये एक्सटेंशन पे, ये अभी की बात है, कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं है। उस वक्त ये आपकी जमहूरियत, उस वक्त आपकी सारी चीज़ें ये कहाँ पे थी? आपने तो लाइन में लग के सब लोगों ने वोट डाला है, उसके बाद तो जमानतें होना शुरू हो गए रिलीफ में, उसके बाद पाँव पे खड़े हुए हैं। सो ये सारी चीजें शहबाज शरीफ वाला स्टैंड था, ये सारे मैं पहले भी कहता हूँ, आमिर साहब कुछ भी कहते रहे, 3-4 धड़े, कोई धड़े छड़े नहीं है वहाँ पे, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं नहीं मानता ये एक ही धड़ा है जो नवाज शरीफ साहब का धड़ा है। बाकी बैठ के आपस में वो उसको आगे एक्सचेंज कर लेते हैं, ये तुम पढ़ देना नोट्स, ये तुम पढ़ देना, ये तुम पढ़ देना, उनमें कोई धड़े छड़े नहीं है, एक ही लीड है। वो करते क्या है कि नवाज शरीफ साहब ने जैसे तकरीर के बड़ी हार्ड हिटिंग, अब इस पे टलियां इस पे बच गई होंगी, उस खिड़क गई होंगी, इलेक्शन आपने धांधली करो, अब इमरान खान को लाए, बला बला चीजें। आप और मैं तो नहीं लेना, जो हम तीनों बैठे हैं या बाकी लोग तो नहीं ले ना, वो तो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, पिंडी बॉयज की तरफ कि आप लोग लेके आए हैं। तो जब उनकी तरफ जाएगा टलियां खड़क जाएंगे सारे। अब ये राब्ता किससे करेंगे कि अगर भाई नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया, वो शहबाज शरीफ साहब से करेंगे। वो ही इज अ गुड कॉप, ही इज अ सॉफ्ट कॉप। धड़ा हो गया ना, इसी को मैं कह रहा हूं। सर वो जानबूझ के पोस्टरिंग कह ले उसको, हैकल जैकल कह ले, गुड कॉप कह रहे कि वो एग्जैक्टली सख्त दिखा के जान के 2 लाइंस ली हुई। मेरा भी तरह से यही मुराद। वो कहते हैं मौत को दिखा के, वो कहते हैं ये मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। सो ये नवाज शरीफ साहब की तकरीर है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एक तरह की उन्होंने मौत दिखाई है कि मैं आ गया हूँ लड़ाई लड़ने के लिए, मैंने अब किसी को नहीं छोड़ना, मैंने अब यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को चार्ज भी करना है, मैंने इलेक्शन कमीशन से भी पूछना है, मैं जो इमरान खान साहब को लाए हैं उनको भी पूछना है, मैंने इनको यहाँ पे बैठ के हर एक अकाउंटेबिलिटी करनी। मजे की बात है जो खुद जेल से यहाँ पे जमानत पे गए, पेरोल पे एक तरह के, उन्होंने कहा जी हमने सब आपकी वो करनी है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, हमने आपका के उन्होंने आके हमारे एस्टेब्लिशमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी करनी है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन भी करनी है, उन्होंने अदालतों को भी करनी है, उन्होंने जजेस की भी करनी है, उन्होंने सहाफ़ियों की भी करनी है, उन्होंने सबकी करनी है। ये पाकिस्तान में नया काम हुआ है वैसे कि जो बंदा जो है 10 साल या प्लस जेल है उनको ये चीज़ें हैं। लेकिन एक लंबी बहस हम आगे चल के इसमें करेंगे कि 2 सालों में ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं आज ये लोग इकट्ठे हुए हैं और बड़े उन्होंने सीरियस किस्म की तकरीरें की हैं जिसको अवाम जो है, मीडिया जो है ज़्यादा पिज़राई दे रहा है, ज़्यादा उनको लोग वो सुनने बैठे, हम लोग बैठे हुए हैं कि इसको स्पेशल ट्रांसमिशन करें। मेरा बड़ा एक लास्टली एक उस पर था, एक जुमला होता था कि इन लोगों पे इतने ज़्यादा करप्शन ये इस पर करके गए थे जो अदालतों में साबित हुई हैं, इनको सजाएं हुई हैं, एक एक चीज़ का थ्रेड बेयर डिस्कशंस हुई हैं, इनको तो यहाँ 22 साल तक इन पार्टीज़ को खड़ा नहीं होना चाहिए था जितना पिछले इसमें करके गए हैं चीज़ें हुई हैं। इमरान खान साहब और उनकी
पार्टी को दाद दें कि उन्होंने 22 महीनों में इनको इकट्ठा भी कर दिया है, इनको खड़ा भी कर दिया है, इनको मेजर अपोजिशन भी बना लिया है। अब ये क्या वजूहत है, इस पर मेरा ख्याल थोड़ी सी बात करेंगे। पहले अब आमिर साहब से कुछ और इशू आमिर साहब, जिस तरह भी बात की ना क्लास्ट्रा साहब, ये नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बेशक पोस्टरिंग है लेकिन है एक चीज़ की, लेकिन जिस तरह से ट्विटर आईडी कल बनी और उसके ऊपर हमने एक वन लाइनर देखा, वोट को इज्जत दो, और उसके बाद अगर हम शहबाज शरीफ साहब का रवैया देखें और वो सुहेल राइज के साथ इंटरव्यू देखें जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो काबीना भी रेडी थी और मैं तो आ रहा था, तो ये जो दो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका क्या? ये हमेशा होता है पार्टी, हर पार्टी में, खैर ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा शेड्स होते हैं और धड़े होते हैं मुख्तलिफ एक, और ये तो कोई नज़रियात वाली बात ही नहीं। अभी तो सारी जो पार्टियां हैं वो तो धड़े की पार्टी है ना, अपने अपने जो उनके लीडर हैं, जो नून लीग के है, वो जो नून लीग का लीडरशिप कुछ भी कर ले वो उनके साथ ही रहेंगे। ऐसे ही पीपल्स पार्टी का, ऐसे ही इमरान खान का उससे भी ज़्यादा है, उसका ज़्यादा है। जो है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो अब लाइन ले ली है, एक्सट्रीम लाइन जो कि 2 साल से उनकी चलती आ रही है, दरमियान में वेवर कर जाती है, जिस तरह एक्सटेंशन के इशू पे आई थी, फिर दरमियान में शहबाज शरीफ का जो अलाउ किया गया था मिलना जुलना या बीच में ज़मानतें शमानतें, वो ये करती रहती है। मगर पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में 70 साल में आज तक सिर्फ एक मैं समझता हूँ थोड़ी सी कामयाब हुई है तहरीक, जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाके हुई, वरना इनके साथ मिलजुल के हुई। अच्छा, एक तो नवाज शरीफ साहब को जब भी ये वाली एक्सट्रीम लाइन लेते हैं ना, तो साथ में एक 2-4 जुमले लगा देने चाहिए साथ में, वो जिसे कहते हैं ना कि माजी में जो मैंने ऐसी हरकतें की, जैसा कि 1990 में, जैसा कि 1988 में, जैसा कि 1997 में, ये मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हम लेते रहे हैं, इनके साथ मिलके दूसरों की गवर्नमेंटें तड़वा के, तो मैं गलत था। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफ़ा तकरीर कर दी थी कि जनाब जो माजी में मेरे वालिद साहब भी अगर किसी डिक्टेटर के साथ खड़े हुए थे तो गलत किया था, मैं आइंदा नहीं करूँगा। जो है अभी साहब ने भी आज कहा है, नहीं, नवाज शरीफ साहब ने उस तरीके से नहीं कहा कि जनाब ये माजी में जो जिस तरह हमें 96 में हम सब सहाफ़ियों को 4-5 को बुलाया, जो है उसके अंदर ये जून जुलाई का महीना था, मई के अंदर, और उनका जनाब हमारी तो डील हो गई है, बेनज़ीर गवर्नमेंट की 2-3 महीने बाद छुट्टी हो रही है और ये चीज़ें तय हो गई हैं। जी, मरी बुलाया गया था, नुसरत जावेद साहब थे, मैं था, मोहम्मद मालिक थे, हामिद मीर साहब थे, 4-5 को बुलाया और सीधा कहा कि जनाब 3 महीने बाद जो है ना बेनज़ीर की गवर्नमेंट जा रही है और ये हमारी डील हो गई है। वही ख्वाजा आसिफ भी थे, चौधरी निसार भी थे, शहबाज शरीफ भी थे। तो हमने शुरू में पूछा कि जी आपकी ये ख्वाहिश है, इंफॉर्मेशन है, कि उन्होंने कहा ना हो गई है ना डील, 2-4 लतीफ़े भी सुनाए गए। और एग्जैक्टली जब हमने पीपल्स पार्टी वालों को यहाँ बताया या पब्लिकली भी बात की कि भाई वो तो ये कह रहे हैं, तो सब हंसे। एग्जैक्टली जो डेट्स बताई थी उस पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फारिग हो गई। तो ये माजी है, एक तो माजी को एक्सेप्ट करने वाली बातें हैं। दूसरा जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में आज तक जब भी गवर्नमेंटें हटाई गई हैं, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हटाई गई हैं, उनसे लड़ के सिर्फ एक था, वो आप कह रहे हैं जुडिशरी की एक गवर्नमेंट जो मूवमेंट थी, आप कह सकते हैं कि वो, मगर उसमें फ़र्क है। उसमें फ़र्क ये था जुडिशरी की मूवमेंट में कि उसके अंदर वो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ थी, वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थी। दूसरा ये है कि वो एक बहरहाल एक नज़रिया बन गया था। ये मैं जो कहता रहता हूँ, नज़रिए की लड़ाई और होती है, यहाँ पे सबके ऊपर केसेस बने हुए हैं। बड़े नवाज शरीफ साहब को पैनामा में फारिग हुए हुए हैं, आसिफ ज़रदारी साहब ओमने की केस नहीं, यहाँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गए हुए हैं ना। अच्छा। तो आज जब आसिफ ज़रदारी साहब फॉर एग्जाम्पल तकरीर में अपनी में उनको दरमियान में उन्होंने हवाला दिया मिसाक जमहूरियत का कि देखिए आप और हम इकट्ठे मिले थे, तो हमने एक डिक्टेटर को इकट्ठे मिलके दरमियान में फिर फारिग कर दिया, तो दोबारा वहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में मोरलेस यही कहा। तो दरमियान में जो गैप आया था, दरमियान के अंदर जो एक किस्त चली थी जिसके अंदर वो जरदारी इमरान भाई वो मरियम बीबी कह रही थी और फिर ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ और इमरान खान भाई हैं, सब गाली गलूच का जो ये फेज चला, वो सारे चैप्टर भूल गए हैं वो एकदम से, जो है ना। तो लोगों को मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन तो आता है ना। मैंने कहा ना, यहाँ ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि आम आदमी को ट्रिगर कर दें कि एक रोबोट है, यूँ आज से कहेंगे जी आज से हमारी लड़ाई है तो वो कहे जी लड़ाइयों के लिए तैयार हो जाए।
रिपोर्ट तब पता चलेगा जब सड़क पे लाएंगे, घूम फिर के बातें हैं, जब सड़कों पे ले आएंगे या फिर ताकत के जरिए। वो जो आप कह रहे हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट को अगर मजबूर किया जाएगा तो वो उसके लिए ताकत शो करनी पड़ती है। तो दिखा लें फिर अगर इतनी ताकत है कि जिसके बाद वो वाली डील मारे, वरना एक पाकिस्तान के अंदर एक ही तरीका है, वो है तरले का। इससे मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान को ये डर हो सकता था कि आज शायद कोई नरम बात ना कर दें नवाज शरीफ साहब के जनाब सोचें, कुछ देखें, गौर करें, जो है ना हालात बड़े बुरे हैं, सबको इकट्ठा करें, कुछ स्टेट्समैन वाली इस तरह की तकरीर करते तो इमरान खान ने फिर परेशान होना था। आज वो कंफर्टेबल हो गए। वो जो आप कह रहे हैं ना, उनकी थोड़ी सी दरारें आई थी कि ये तो लड़ने के लिए जा रहे हैं, जब तक ये लड़ने के लिए चाहेंगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो वो कह रहे हैं ठीक है आप लड़ें, जब तक हम तो हुकूमत कर लें। आमिर साहब, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक क्लास्ट्रा साहब से पूछूंगी, जिस तरह से आमिर साहब ने भी बात की है कि यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, यहाँ पर कोई विजन या नजरिया नहीं है, तो क्या वजह है कि सब इकट्ठे हुए हैं? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन एपीसी के हवाले से बात हो रही है। क्लास्ट्रा साहब, क्या वजह लग रही है आपको आज एक बार फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना स्टैंड एक दफा फिर से क्लियर कर दिया? ये अभी आमिर साहब तो ये कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब आज बड़े रिलैक्स होंगे कि देखें जी कि उन्होंने वो लड़ाई के मूड में है तो अब ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट को डील कर लेगी। मेरा व्यू बिल्कुल डिफरेंट है इससे। अच्छा, इमरान खान मस्ट बी ए वरीड मैन। वो चाहे जितना पोस्टिंग करें जी मैं आज कुछ भी नहीं हुआ, तो वो देखें जी ये वो बुला बुला, ही मस्ट बी ए वरीड मैन। अब पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का पिछला कोई ट्रेंड देखें ना, जिसने भी इनको दबाया है, जिसने इनके खिलाफ तकरीरें की, ये उसको पावर में लेके आए हैं। अभी खुफिया मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। यही कुछ पीपल्स पार्टी दौर में जो आज इनका शाम को निकलेगा ना, जो भी पलंदा निकालेंगे यहाँ से, जो भी उस पटारी में से निकलेगा, ये कोई नया नहीं होगा। ये पटारी लंदन में हमने 2006 में देखी थी, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी। बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ी में नाम लूँ तो शायद डर जाए, हर एक दावा करता है जनाब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने ड्राफ्ट करके दिया था। 600 बंदा उसका क्रेडिट लेता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो लंदन में हुई थी। ये पाकिस्तानी सियासतदान जो है, ये बड़े बड़े एक्टर्स हैं माशाल्लाह। ये इनको जब भी ज़रूरत पड़ती है ये इतनी बड़ी ये अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। उस वक्त जो थी उसमें ये लंदन में 2-3 बड़े काम हुए थे, क्योंकि मैं वहीं पे था तो लिहाजा मैं थोड़ी सी वहीं से इंस्टांसेस दूंगा। अच्छा, कि इन्होंने 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने साइन किया, वो पढ़ लें, लगता था पाकिस्तान बदल गया है। और उसमें सबसे बड़ी क्लास क्या थी? ये थी कि आप यहाँ पे ये जो सिटिंग गवर्नमेंट्स होंगी हमारी या पीपल्स पार्टी की, उस इमरान खान को तो देख नहीं रहे थे, तो हम जाके फौजी जर्नल से खुफिया मुलाकातें नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे। जो आमिर साहब ने भी कहा जी, साजिशें करते थे, मरी बुलाते थे, फरूक लगारी के साथ आबदा हुसैन साहब एंड कंपनी कैसे मिल रहे थे, वो खुफिया मुलाकातें हो रही थी, वो थोड़ा सा आमिर साहब ने इशारा दे दिया। इन्होंने कहा जी कि फ्यूचर में हम ये नहीं करेंगे, एक दूसरे को साजिशें नहीं करेंगे, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, सारी तय हो गया। जो बेनज़ीर भुट्टो साहब उस पर साइन कर रही थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से, वो खुफिया मुलाकात जनरल ये परवेज मुशर्रफ से दुबई में करके आ रही थी। ये इन्हें पता था, मैं वहीं पे था उसी वक्त, हम चीज़ें देख रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो खुफिया मुलाकातें कर रही थी जर्नलों से, उस वक्त उसे ये जनरल मुशर्रफ से अनारों ले रही थी, और ये साइन भी हो रहे थे आपने खुफिया मुलाकातें नहीं करनी। मैं उसमें बाकी डिटेल में नहीं, जैसे एक ही मैं उसका पॉइंट पकड़ रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त पूरा सहाफ़ियों का ये मसला था कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में यहाँ सहाफ़त आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही हैं, एक डिक्टेटर मार्शल पे बैठा हुआ है, पाकिस्तानी जमहूरियत 30-40 साल में बर्बादी होगी, तबाही होगी। किस वक्त कहेंगे? मैं कल रात के प्रोग्राम में सारी डिटेल इनकी तकरीर निकलवा के दे देंगे। एग्जैक्ट ये उसका सिंपली नाम बदले हुए हैं ज़रा, अदरवाइज ये वही है। ये वापस है 2007-8 में। इनकी मुलाकातें हैं जनरल कियानी साहब से। 12 मुलाकातों की कंफर्मेशन चौधरी निसार अली खान साहब ने कौमी असम्बली के ये फ्लोर पे की थी। तारिक अजीज साहब ने उसाफ के उन्होंने खबर दी थी, स्टोरी दी थी कि जनाब यहाँ तो इस जनरल कियानी साहब से शहबाज शरीफ साहब और ये चौधरी निसार अली खान की मुलाकातें हो रही हैं। और हुकूमत किसकी थी? पीपल्स पार्टी की थी। उस वक्त गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, ये जरदारी साहब सदर थे, और इन्हें पता ही नहीं है। ये जरा जहन में रखिए। अब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो चुका है, पूरी कौम तबले मना रही है, जुमरे मार रही है, नाच रही है, सब कुछ चल रहा है कि जनाब कि ये देखें हम ठीक हो रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकला? यही आपको याद होगा, जरदारी साहब थे, इन्होंने कहा हम एक दूसरे का मैंडेट एक्सेप्ट करेंगे। इन्होंने पंजाब में हुकूमत तोड़ी, सर उनकी गवर्नर राज लगाया इन्होंने, आपको पता होगा, जोड़ तोड़ की। और उस दौर में मैं आपको एक और छोटा सा वाक़या बताता हूँ। ये जर्नलों वाली तो बात आपने सुन ली ना कि बेनज़ीर भुट्टो भी जर्नलों से मिल रही थी खुफिया, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब मिल रहे थे, और दोनों को पता था, दोनों इस पर चुप थे। खैर है कि तुम कर लो। यहाँ पे मुझे इसका ये 2014 की बात है, हम सब वाक़या सुनने वाले हैं। मैं पूरी टेंशन से सुन रहा हूँ। नहीं, मैं कि वाक़या सुनने वाले मज़े का सुनाना, मुझे हंसी भी आ रही थी सारी चीज़ें ना तकरीरें सुनते हुए। मुझे एक लॉ मिनिस्ट्री के सोर्स का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, रहो सब किधर है आप? मैं कि इधर ही हैं। उसने कहा बड़ी मज़े की खबर है। मैं अच्छा, हम तो खबर के लिए कहीं जाने को लिए तैयार हैं। मैं कि आए।
पहुंचा, उन्होंने मेरे आगे एक ना मुझे कागज दिया, बड़ा एक अच्छा सोर्स था मेरा इसका लॉ मिनिस्ट्री का सीनियर लेवल का। उसने कहा जनाब एक बहुत बड़ी एक वो चीज़ आई है। अच्छा। चीज़ क्या थी, और मैंने स्टोरी की हुई है ऑलरेडी इस पे अपने उस पर शो करते उसमें की हुई है कि जनाब इनको स्विट्जरलैंड से एक जो वकील था उसने एक लेटर भेजा हुकूमत, और उस वक्त हुकूमत किसकी थी, नवाज शरीफ साहब की थी। ये मैं 2014-15 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त वज़ीर आज़म थे। उसने मुझे लेटर की कॉपी दी। लेटर में ये लिखा हुआ था कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ पे स्विट्जरलैंड हुकूमत को इन्होंने लेटर लिखा है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जो नेकलेसेस, जेवरात, वट चीज़ें जो आपने सीज की थी उसमें स्कैंडल में, वो हमें वापस किए, नेकलेस वापस किया जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा का और इनके बच्चे हैं तो उनका राइट है। उसने कहा कि उस वकील ने ये कहा है कि इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है कि नेकलेस वापस लेना है बेनज़ीर भुट्टो का, जिस पर सारा स्कैंडल हुआ। वकील ने कहा कि अगर आप मुझे हायर करें तो मैं इनको नेकलेस नहीं लेने दूंगा। अप्रूवल नवाज शरीफ साहब की दी हुई थी उस पर कि जनाब वकील हायर करें, एंगेज करें, और आसिफ अली जरदारी को नेकलेस नहीं मिलना चाहिए बेनज़ीर भुट्टो का। ये मैंने स्टोरी की हुई है सर। मैं इनकी आपको लव अफेयर्स बता रहा हूँ कि जब ये पावर में हूँ, पावर से बह रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो का एक नेकलेस जो था उस वक्त इनकी हुकूमत ने बकायदा एंगेज किया वकील को, कहा कि नहीं आपने इनको वो नहीं करने देना। सो इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, मैं बात लंबी हो गई, आमिर साहब ने जो कहा, हमारे पास बहुत टाइम है, आज कई घंटे हैं। आमिर साहब ने जो फरमाया, बल्कि फरमाया कि एस्टैब्लिशमेंट डर की होगी और इमरान खान रिलैक्स होगा। नहीं सर, ऐसे आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। देन व्हाट हैपेंड, जरदारी साहब को लाए, इन्होंने आपके सामने उनके साथ पावर शेयरिंग की, उनको अपना पार्टनर बनाया, उनको सेनेट में उनको साथ लेके चले, चेयरमैन हटाने वक्त इकट्ठे थे। सो इनके लिए जितना इनको नवाज शरीफ साहब एक बात समझ चुके हैं और वो सही समझे हो, इमरान खान ने भी वही रूट लिया था, जरदारी साहब ने वही लिया था। अपोजिशन में आप एस्टैब्लिशमेंट को जितना टारगेट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट कॉर्नर में जाती है। इमरान खान साहब से ज़्यादा किसी ने हमारी एस्टैब्लिशमेंट में तनकीद की हुई है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में तनकीद की है जितनी इमरान खान साहब ने की हुई है पाकिस्तानी तारीख में किसी ने नहीं की हुई। हर एक चीज़ पे उन्होंने कहा हुआ है, और वो बेपनाह, वो चाहे ये मशरकी पाकिस्तान का वाक़या हो, बलोचिस्तान हो, ड्रोन्स हो, कबैल हो, तालिबान हो, ऑन एवरीथिंग उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल आज ये एस्टैब्लिशमेंट का डार्लिंग कौन है? ये तकरीर अगर किसी और ने की होती, आपके सिंध में से कोई करता, आपको बलोचिस्तान में से कोई करता है, या आपके यहाँ KPK से करता है, तो हमारा ये एस्टैब्लिशमेंट का क्या रवैया होता है? वहाँ तो छोटी छोटी चीज़ पे लोगों को वो शिकायतें करते हैं, उठा लिए जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बला बला चीज़ें होती हैं। इमरान खान साहब ने तकरीरें की हैं, वही एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को पावर में लेके आई है, जिसको बहुत सारी चीज़ों का जिम्मेदार समझते थे। 2008 से अब 2008 की नवाज शरीफ की तकरीरें उठा के देखने, ये कश्मीर में गए थे सर, इलेक्शन हो रहे थे जब जिस कामत ने बात की, इन्होंने इतनी धुआंधार तकरीरें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ की थी। वहीं पे मैं एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ जो मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ वो ज़रा पढ़ तो लें। ये कहते थे कारगिल पे मैं कमीशन बनाऊंगा और जर्नलों को लटकाएंगे हम, ये सामने है जी, यहीं पे आके कहा इन्होंने। और बहुत सारी चीज़ें कहीं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये कर, सारी एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड थी। एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया? 2013 में लेके आया ना उनको। फिर अगर एस्टैब्लिशमेंट ही लेके आती है तो फिर 2013 में जनरल कियानी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही थी, उसके नतीजे में फिर ये भी है इमरान खान साहब ने वही रूट लिया। उनकी खुफिया मुलाकातें किस किस से नहीं हुई, जनरल शुजा पाशा की सबको स्टोरीज का पता है कि वो उनके जरिए। अब वो बड़ी एस्टैब्लिशमेंट बड़ी शानी है। एक तरफ शहबाज शरीफ और चौधरी सारा खान साहब ने एंगेज किया होता जनरल कियानी साहब को कि हमसे बातचीत होनी चाहिए, ये हम कंटेंडर हैं, उम्मीदवार हैं। खुद इन्होंने इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश हुए कि हम हैं जनाब, वो कहते हैं लूसीफर और डॉक्टर फोस्टस वाली जो स्टोरी है कि वहाँ डील हो रही है, वहाँ पे आपकी प्राइस लग रही है, आपकी सोल बिक रही है, किसने बेचनी। दूसरे इमरान खान साहब जो जनरल शुजा पाशा के पास बैठे हुए थे, नहीं जनाब हम बेहतर उम्मीदवार हैं। उन्होंने पिक किया हुआ कि नहीं अब इमरान खान साहब को रहने देते, इनको ले आते हैं, वो आ गए और बाद में इमरान खान साहब आ गए। ये जब ये कहते हैं कि नहीं, मैं समझता हूं कि PML नवाज को पूरा पता है, उनसे ज्यादा 40 साल में पॉलिटिक्स नहीं की। दे न्यू इट वेरी वेल कि पावर में अगर हमने वापस जाना है, आपने एस्टैब्लिशमेंट को हिट करना है, आपने एस्टैब्लिशमेंट के जो मेन प्लेयर्स हैं जो हैं उनको हिट करना है। अब काम शुरू हो जाएगा शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने डील कितनी कट करनी है, वो कितना टाइम लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस तरह। सो इमरान खान मस्ट बी वरीड, और इमरान खान साहब एक और डील कर सकते हैं देयर इज ए वे से। यस, अब ये बिल्कुल आज उन्होंने पत्ते जो आज सारे दिखाए हैं ना, सारे एस्टैब्लिशमेंट में, और ये मुमकिन है कि सारी तकरीर जो हुई है उनकी मर्जी मंशा शामिल होगी कहीं ना कहीं। अभी तो 6 महीने पहले वोट डाला इन्होंने उसमें, मैं फिर कह रहा हूँ मुद्दत मुलाजमत में इसी ख्वाजा आसिफ ने जो माफिया मांग रहे थे कि मेरे बाप ने बड़ी गलती की थी जनरल इसको जिया की वोट डाल के सपोर्ट कर, तो आपने क्या गलती की हजूर? आपने भी तो वोट डाला, वहीं पर खड़े हो। इनकी माफिया तलाफियाँ ये सारे ड्रामे होते हैं। इमरान खान के पास अभी भी चांस है और वही करेंगे, ये इन्हें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसके बाद मजीद होगा, वो प्राइस इन्हें बुजदार की देनी पड़ेगी।
जिसके लिए डटे हुए हैं, अब तक नहीं कर रहे। जो ही होगी सारे के सारे कट टू साइज हो जाएंगे, सारे के सारे पीछे चले जाएंगे। यानी कि भी सब चीज जो है वो उस्मान बुज़दार साहब पर मेरी हो रही है। असेसमेंट है, मैं कोई वो नहीं दे रहा, क्योंकि इमरान खान साहब पे मुसलसल दबाव है। वो खुद बहुत सारी जगहों पे एस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है तकरीरों में, उन्होंने सहाफ़ियों को भी बताया है, उन्होंने मिलने वालों को बताया है, जहाँ पे एड्रेसेज किए वहाँ भी बताया है कि इमरान खान साहब मुहर्रम के बाद हटा देंगे और नया न्यूज़ बंदा भी आई थी। लाएंगे। इमरान खान साहब जो बड़े लोग हैं उन्होंने खुद ये बातें की, यहाँ पर मैं तो उस लेवल के नहीं है। इमरान खान साहब डटे हुए हैं, लिहाजा ये अब देखना ये है उसके बदले वो क्या लेंगे कि भाई सब हम तरफ पीछे होते हैं, फिर केसेस खत्म करें, मरियम नवाज को लंदन जाने दें, फिर यहाँ पे जरदारी साहब को निकालें, इन तमाम चीज़ों को सारा। लेकिन आमिर साहब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह क्लासेस कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से नहीं है, अगर जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रेशर डालें तो इस्टेब्लिशमेंट उसी साइड पर हो जाती है? ये बहुत ज़्यादा इस पे आता हूँ मैं, बहुत गुड क्वेश्चन, मैं इस पे भी अभी आता हूँ। पर मैं 2-3 चीज़ें जो क्लास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट टच की हैं उस पर पहले मैं बात कर लूँ। एक तो ये है कि क्लास साहब ने मेरे से मोर लेस एग्री किया है कि किसी भी सियासी तहरीक के लिए ज़रूरी होता है कि जो सियासी तहरीक शुरू करने वाले लोग हैं उनका एक कॉमनैलिटी, आपस में किसी ना किसी एक कॉमन गोल, कॉमन ग्राउंड, कोई किसी पे इकट्ठे हों। जो है यहाँ पे मैंने जिस तरह कहा कि सबके स्टेक्स डिफरेंट हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहता है, कोई आधा लड़ना चाहता है, कोई सुलह कर रहा है। इस वक्त भी कुछ मेरी इतला समझ लें या कुछ तेरा अंदाज़ा लगा लें, अंदर से कुछ लोग जो है ना मुख्तलिफ पावर सेंटर्स को फ़ोन कर रहे होंगे, भाईजान उन्होंने ये कहा है, हम बैठे ज़रूर हैं मगर हम यकीन करें इससे एग्री नहीं करते हैं। वहाँ पे अंदर से इतलाएँ आ रही होंगी, इतलाएँ जा रही हैं, हमारे तक भी आ रही हैं, जो सारा अंदर जो एपीसी चल रही है ना, सो उनके स्टेक्स सारी पार्टियों के डिफरेंट हैं। कुछ ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट से वीज़ा वी लड़ना है कि नहीं लड़ना, तो वो है पावर के अंदर शेयरिंग के ऊपर स्टेक्स डिफरेंट है। मगर मैं जो सब कह रहा था ना कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह का कू हुआ है, पॉलिटिकल कू है या इस्टेब्लिशमेंट से आपने यहाँ पे हुकूमत रजीम चेंज, उसकी टेम्पलेट है कि एक ही एक तरीक़ाकार है, एक ख़ास पैटर्न है उसके अंदर जो हमेशा होता रहा है। पैटर्न का नंबर 1 चीज़ ये होती है कि आप ना एक साइड पे इधर से नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं ना, तो दूसरी से शहबाज शरीफ साहब एक एंगेजमेंट में ट्रैक 2 चल रहा होता है कि भाईजान वो देखे ना बातचीत भी होनी चाहिए, तो वो है। दूसरा टेम्पलेट का हिस्सा होता है शो ऑफ पावर, लॉन्ग मार्च का बहाना लिया जाता है कि जी चल पड़ी है अब फलानी जी, वो जुडिशरी की मूवमेंट चल पड़ी है जी, वो लाहौर से चल पड़े हैं, अगर वो इस्लामाबाद पहुंचे तो क़यामत आ गई, अगर पिंडी के पास उन्होंने मोड़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो डराया भी जाता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कि देखें ना आगे चीन का सदर भी आ रहा है, बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान ये हो रहा है, ये एक पूरा एक हवा क्रिएट करते हैं जो कि इस वक्त फ़िलहाल नज़र नहीं आता। तीसरा ये है कि एग्जैक्टली वो कि वो उनका आपस में मिलना कि कॉमन ग्राउंड यहाँ पे वो नहीं है। ये अभी जब तक तो की बातें इमरान खान को उठाने इकट्ठे हैं, जब कौन कैसे करेंगे में जाएंगे आगे कि उसको उसकी हैसियत क्या होगी, कौन क्या पीपल्स पार्टी उसको लीड करेगी, क्या लाहौर से शुरू होगा, क्या इस्लामाबाद से शुरू होगा, मौलाना फजलुर रहमान का क्या रोल होगा, रोल क्या लेना, पैसे कौन लगाएगा, उस पर क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, हेडलाइंस के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद आज की इस स्पेशल नशरियात में। आमिर साहब, क्लास्टर साहब में जहां पर पॉइंट छोड़ा था वो ये कह रहे थे कि इमरान खान मस्ट बी अ वरिड मैन, आप ये कह रहे हैं कि वो अभी रिलैक्स्ड होंगे और कोई टेंशन नहीं है, किस तरह से आपका ये पॉइंट वैलिड है? मैंने भी एग्जैक्टली ये नहीं कहा था, पर मैं इसको एक और तरीके से इसी बात अपनी को कहता हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। मैं ये कहा कि इमरान खान साहब क्या वो अगर ये नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे होते परेशान होंगे या उनके साथ उनकी कोई बातचीत चल रही हो तो परेशान होंगे। मैं समझता हूँ अगर उनकी बातचीत चल रही हो और खुफिया मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब बुरके पहन के कर रहे हो तो फिर वो ज़्यादा परेशान होते हैं। अभी फ़िलहाल क्योंकि उनकी सारी जो घूम फिर के ये जो पॉलिटिकल चेंज, रजीम चेंज की जो बातें होती हैं कि जी ये पहले एक सवाल होता था कि आजकल की हो रहा है, इसका मतलब होता था गवर्नमेंट जा रही है कि नहीं जा रही, हुन की करिए, वो हुन की करिए, जो ना हुन की करिए की हो रहा है जनाब, की हो रहा है आजकल की हो रहा है।
इसका मतलब था गवर्नमेंट आ रही है या जा रही है। जो है सारी जो लोग ये नहीं बात कर रहे गवर्नमेंट जा रही है, वो इसलिए नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट को पता है एस्टेब्लिशमेंट को हर दौर में एक पार्टी तो रखनी है ना। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है तो तीसरी वो पार्टी कौन थी? जैसा कि मुशर्रफ साहब को और कुछ नहीं तो चौधरी गुजरात के ही मिल गए थे, उन्होंने कहा जी इकट्ठे रखो ना, साथ में एक आधा रखना होता है। ये आर्गूमेंट है जो कि वो है। हाँ, इमरान खान नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए है कि उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उनको ये गौर करने की ज़रूरत है, और आई एम श्योर वो गौर भी कर रहे होंगे कि इस वक्त सारी पाकिस्तान की लीडरशिप APC पे बैठी हुई है और वो खुल के इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर, हाइब्रिड सिस्टम पर, ये पहले जब शुरू में सिलेक्टर्स कहा जाता था तो एकदम आग लग खिलाई, मखलूक क्यों कहा, ये लफ्ज़ नहीं कहा, महकमा ज़राअत पे क्यों कहा। अभी ये ओपनली जो है ना, अभी टॉलरेंस लेवल आपने किया ना आम हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ का, और प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बातें पंजाब से हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब तो बहुत आगे चले गए कि 1971 अगर नहीं मिला तो खैर ये कोई शेख मुजीबुर रहमान नहीं है उस तरीके के जो कि पंजाबियों के लिए या किसी के लिए लड़ रहे हों, वो एक थोड़ी सी रेलेवेंस नहीं। मगर जब मेन लीडरशिप ये बातें कर रही है, मीडिया इस वक्त बैठा, आप और हम जो है खुल के एस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बात कर रहे हैं। और ये कल कहा जा रहा था, बहस हो रही थी कि नवाज शरीफ की टीवी पे तकरीर दिखाई जाने की या नहीं दिखाई, सारों ने दिखाई गई है, क्योंकि एक माहौल बन गया है कि हर कोई बात खुद ओपनली उनके लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हाइब्रिड सिस्टम अब आ गया है। पहले फ्रेज डिफरेंट था, पहले था कि जी सेम पेज पे है, उसका एक मुस्बत लगता था कि शायद ये 40-50 साल से जो आपस में सिविल मिलिट्री की लड़ाई है, पाकिस्तान उस हाल में पहुंच गया है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये सेम पेज नहीं है, ये हाइब्रिड सिस्टम है। तो वो जो अंग्रेजी का एक मुहावरा होता है ना, व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज़ द ग्रास दैट सफर्स, कि वो दो हाथी जब लड़ते हैं तो शामत तो घास की करती है। वो कहते हैं नहीं, व्हेन टू एलिफेंट्स मेक लव इट इज स्टिल द ग्रास दैट सफर्स। तो ये हमारे साथ तो ये हुआ है कि पहले ये दो हाथी लड़ रहे थे तो हम बेचारे मारे खा रहे थे, अब ये जो हाथी आपस में प्यार कर रहे हैं तो अभी हमारी शापने ट्रैम्पल तो नीचे ग्रास ही हो रही है। सो बात ये है कि ये उनके लिए भी सोचने की आता है कि ये बहस हो रही है, तनकीद घूम फिर पे जिस तरह इस रेंज पे आ गई है कि उन पे हो रही है कि आप लाए हैं। तो पहले वो जो एक रोल था उनका कि वो ना सिर्फ इसको कि ओन कर रहे थे, फ्लॉन्ट कर रहे थे, कि बहुत ज़्यादा दिखा भी रहे थे कि ये नहीं है, ये हम हैं, ये फलाने जो कैबिनेट के बंदे हैं ये हम लाए हैं, ये फलाना बाबू जो है ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये हमारा बंदा है। तो मैं क्लास साहब की वापस ये लेके जाता हूँ, इन्होंने जो कहा था कि जो टसल है, जब इशू जो है वो बुज़दार की अपॉइंटमेंट पे है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं नहीं मानता इस बात को कि जो इस्टेब्लिशमेंट के प्राइमरी इंटरेस्ट है ना, जैसा कि एक्सटेंशन, जैसा कि और मटेरियल इंटरेस्ट, जैसा कि उनके बंदों का कैबिनेट में या ब्यूरोक्रेसी में लगना, बुनियादी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बुनियादी जो मुफाद हैं, उसको इमरान खान नहीं टच कर रहे, बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। तो असद ज़रदारी 5 साल गुजार के नवाज शरीफ साहब ने नहीं उनके मफादात को टच करना शुरू कर दिया था, जो है एक्सटेंशन नहीं दी थी तो वो बाहर हो गए। इमरान खान साहब जो बुनियादी जिनके जो हसास पॉइंट्स है ना उनको नहीं छेड़ रहे। बुज़दार मेरा ख्याल है हसास पॉइंट में नहीं आता, मेरा ज़ाती ख्याल है। वाई मैं इसलिए समझता हूँ कि अगर बुज़दार, वो तो शुक्र कर रहे होंगे बुज़दार है जिसकी वजह से इमरान साहब, वो पंजाबी में कहते हैं केंडे में, कि अपनी औकात में हैं कि गवर्नेंस बुरी हो रही है इसलिए वो इतने ज़्यादा वो जुनेजो नहीं बन रहे हैं, वो बस डिफेंसिव पे रहेंगे। अगर वहाँ पे अच्छा चीफ मिनिस्टर आ जाए और पंजाब डिलीवर करना शुरू कर दे, इसका मतलब है PTI डिलीवर कर रही है, इसका मतलब है PTI स्ट्रांग होगी, इसका मतलब है कि इमरान खान स्ट्रांग होगा। इमरान खान तो संभाला नहीं जाएगा, फिर इमरान खान उनकी मर्जी के मुताबिक जो है कैबिनेट भी नहीं चेंज होगी, या एक आपको पता है ब्यूरोक्रेसी की सारी अपॉइंटमेंट्स क्लियरेंस होती है कि जी यूँ करके देख रहे होते हैं जी बंदा ठीक है, वो कहते हैं जी ठीक है। वो ठीक कैसे होता है, जो ये नहीं है कि वो अच्छा या बुरा है, वो उस टेम्पलेट पे पूरा आ रहा है कि नहीं है। सो टेम्पलेट डिस्टर्ब हो जाती है, सब मेरी ये अर्ज है। लेकिन मैं क्लासेस आपसे भी पूछूंगी कि किस तरह से उस्मान बुज़दार साहब एक इशू हैं। हरमीत हमारे साथ मौजूद है, APC के अंदर ही हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस वक्त की क्या अपडेट्स हैं। हरमीत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। हरमीत, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त आप APC के अंदर ही मौजूद हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कोई लाहा अमल तय हुआ है?
बिल्कुल जिस तरह जो मुख्तलिफ राय आ रही थी, मुख्तलिफ खबरें आ रही थी, लेकिन हम इससे पहले भी हम अर्ज कर चुके थे कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ की अगर ग्रुप की हम पूरी बात करें तो शहबाज शरीफ का पल्ला जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल हटके है। वो ग्रैंड अलायंस के हक में बात कर रहे हैं, जबकि अगर मौलाना फजल रहमान की हमने बात की तो बिल्कुल उन्होंने सख्त बातें की, बड़ी सख्त बातें, उन्होंने गिले शिकवे भी किए, उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी गिले शिकवे किए। लेकिन इस वक्त जो मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ था उनका यही था कि हमने जुबानी बातें बहुत कर ली, बहुत सी एपीसी कर ली, लेकिन इस वक्त हमें अगर करना है तो अमली इक़दामात करने, अगर अमली इक़दामात करने तो हमें इसी वक्त इस्तीफ़े देने होंगे। और अगर हम बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से तो उनका भी यही मौक़िफ़ है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को जो है गिरा दिया जाए, जमहूरियत को डिरेल करने की बात अगर की जाए। हमने हमेशा देखा कि पीपल्स पार्टी डिरेल के बड़ी मुखालिफ नजर आती है, लेकिन इस वक्त एपीसी बुलाने का एक ही मकसद है पीपल्स पार्टी का कि जिस तरह वो एक रोल अपना किरदार अदा कर रही है अपोजिशन में। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन में अगर देखा जाए तो नून लीग के पास है, लेकिन अगर रोल ठीक जो रोल है वो इस वक्त बिलावल भुट्टो अदा कर रहा है, और वो एपीसी बुलाने का मकसद यही था कि अपनी छाप बिठानी थी किसी न किसी तरीके से। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनका जो लाया अमन है वो इस पर बिल्कुल भी तीनों जो है 11 पार्टियां हैं, अगर हमने देखा तो जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से बाहर है तो उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलता है। लेकिन अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी और मौक़िफ़ है, एक मिनट प्लीज इस पर ठहरिएगा। आपने कहा कि जो मौक़िफ़ है, जो पार्टीज बहर हैं, आमिर मतीन साहब भी ये कह रहे थे, इन पार्टीज का जो पार्लियामेंट से बाहर है, स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो क्या प्रपोज कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जो है उनकी पार्टी तो चलो अंदर है ना पार्लियामेंट के, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियरली वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये पार्टीज बाहर है, मौलाना एंड द रेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल क्लास्टर साहब, अगर बात की जाए इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब एक ही उनका जो मौक़िफ़ है वो एक ही है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को गिराया जाए, और वो पार्टी को भी बार बार यही कह रहे हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, दोनों नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी जो है अरकान जो है वो इस बात के हक में नहीं है कि हुकूमत को गिरा दिया जाए, बल्कि वो चाह रहे हैं कि हुकूमत को मजीद वक्त दिया जाए। और पीपल्स पार्टी भी ग्रैंड अलायंस की बात तो कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि अगर देखा जाए इस वक्त तो पीपल्स पार्टी सिंध में उनकी एक भरपूर किस्म की हुकूमत है, वो अपोजिशन का जो किरदार शहबाज शरीफ साहब को अदा करना चाहिए था वो बिलावल भुट्टो अदा कर रहे हैं। तो अगर ऐसे मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ, मैं आपको सॉरी रोक रहा हूँ। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस बात के जानने में कि पहले जैसे धरना हुआ तो मौलाना फजल रहमान साहब पिछले धरने में लीड कर रहे थे, अभी उनका स्टांस क्या है? वो लीड करते हुए नजर कर रहे हैं या फॉलो करते हुए? इस वक्त तो जो सूरत हाल नजर आ रही है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर चीज़ों में लीड करने की कोशिश पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा हटके है। और इस वक्त जो अरकान है, पार्लियामेंटेरियन है, दीगर जो है अपोजिशन के साथ वो है तो है, लेकिन वो इस हक में नहीं है कि मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है वो सख्त मौक़िफ़ उसी पे वो अमल दरामद करे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल जो है वो अलग है इनका। इस वक्त जिस तरह जो हमारे राय बता रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब के साथ दीगर जो पार्टियां हैं, यानी शहबाज जो पीपल्स पार्टी है वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। लेकिन इस वक्त जो लायामन अभी कुछ ही देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे बाकायदा तौर पर, लेकिन अभी जो लायामन है वो उसी जो मौक़िफ़ पे वो आना चाह रहे थे उसी मौक़िफ़ पे उनका इत्तेफाक नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरमीत, आपने हमें एपीसी के अंदर का हाल। मैं मेरा ख्याल है कि वो जो कह रहे थे बार बार कि लीड पीपल्स पार्टी कर रही है, उनसे मुराद उनकी ये थी कि वो मेज़बानी कर रहे हैं, मगर जो एग्रेशन में और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के अंदर जो लीड कर रहे हैं वो तो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल है उतनी ईद लायामल की तरफ गामजन है या गालिब है। लेकिन क्लास्टर साहब, जिस तरह से आमिर साहब बात कर रहे थे इससे पहले, वो कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार साहब पॉइंट नहीं है, चीज़ें कुछ और है बैक एंड पे। आमिर साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। आमिर साहब का यह ख्याल है, जो मैं सही समझूँ अगर, कि पंजाब में अगर बैड गवर्नेंस है
पंजाब में नलायक लोग हैं, पंजाब में चीजें डिलीवर नहीं हो रही, पंजाब में अगर सारा एक बंदे तो अपनी मर्जी के लग रहे हैं ना। फेयर इनफ, वो यहाँ पे लगा रहे हैं ना। मैं उसमें स्टेक बताता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के क्या स्टेक है, फिर क्यों एस्टेब्लिशमेंट उनको कह रही है कि बंदा चेंज। आज का नहीं कह रही है, तो सब ओपनली कई सहाफ़ी जो मिलते हैं जाके उनसे बड़े लोगों से, उस अस्करी कुछ सोर्सेज से, ज़राए से, वो लिखते हैं, वो टीवी में बताते भी हैं। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट क्यों कंसर्न है कि बुज़दार साहब को हटाएं। मेरा ये ख्याल है, हमें पंजाब एक पिक्यूलियर एक उसकी सिचुएशन है। 12 करोड़ का सूबा है। आमिर साहब तो खुद कहते होते हैं टीवी शोज में, 12 करोड़ को तो मुल्क नहीं रहेगा यूरोप में। 12 करोड़ की तो पूरी आबादी नहीं होगी उनकी सारी की सारी, यूरोप की अगर इकट्ठी कर ली जाए 8-10 मुल्कों की। आप एक 12 करोड़ का पूरा पंजाब एक मुल्क है। फिर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी वहीं से आती, पंजाब की आर्मी वहीं से आती, पंजाब की बहुत सारी बड़ी इलीट जो है, जो रूलिंग इलीट जो है वो वहीं से आते हैं। नवाज शरीफ साहब वहीं से आते हैं। जितनी आज उन्होंने तकरीरें की हैं, जितनी उन्होंने आज सारी वहाँ पे गोलाबारी की है, उन्होंने कैनन अपने उन्होंने चलाए हैं, जो बम तोपें चलाई हैं, वो पंजाब की स्ट्रेंथ पे चला रहे हैं। उनको कहाँ से वोट मिलता है? उनको सिंध से वोट मिला है कभी? चलो मतलब 1-2 सीटें कोई उनका अलाइज निकाल लेते, उनको कभी बलूचिस्तान से सीटें मिली मेजॉरिटी की बात। आपके केपीके में से हज़ारा के अलावा उनको कहीं सीटें मिली हैं? सारी की सारी तो वो यही उनको याद होगा तो ये जरदारी साहब एंड कंपनी इनको जीटी रोड की पार्टी कहते थे। इवन साउथ में भी अगर देखें, वो पीपल्स पार्टी ने मिस किया था। अगर साउथ में सराय के सूबा ये बना देते तो वहाँ से भी इन्होंने वाश हो जाना था सारे का सारा। वो नहीं बनाया फॉर वट एवर द रीजन, वो एक अलग डिबेट है। सो पंजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर पंजाब में डिलीवर नहीं कर रहे और पंजाब में अच्छी गवर्नेंस नहीं दे रहे, एस्टेब्लिशमेंट को वहाँ पे वरीड होना चाहिए। रीज़न क्या है? अगर वो यहाँ पे वरीड है कि आप ये फलां ब्यूरोक्रेट लगाएं ताकि गवर्नेंस बेहतर हो। अब मुझे बात समझाएं कि उनको जहाँ सेंटर जो 24 किलोमीटर का ये इस्लामाबाद है, जिसकी आबादी 20-22 लाख है इसकी पूरे ज़िले की, वो अगर इसके बारे में वरीड है कि इमरान खान साहब की कैबिनेट ये होनी चाहिए, लोग ये होने चाहिए, बाबूज ये होने चाहिए, फलां चीज़ें होनी चाहिए, मीडिया पर भी सख्तियाँ करेंगे, इसको निकाल दो, बंद करवा दो, फलां को इमरान खान साहब शिकायतें भी करेंगे मीडिया के खिलाफ, और एस्टेब्लिशमेंट उनके कहने पर मीडिया हैंडलिंग भी करे ताकि खान साहब के लिए मसला ना हो, ताकि हुकूमत इनके डिलीवर करे। मकसद तो ये है ना कि अच्छे लोग लगाओ, हमारी मर्जी के बंदे लगाओ, मीडिया को ठीक कर दो तो हम यहाँ डिलीवर करेंगे। जो एस्टेब्लिशमेंट 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद के लिए बड़ी कंसर्न है कि इसको ठीक होना चाहिए ताकि मुल्क ठीक हो, वो आपका ख्याल है भाई ये 12 करोड़ के सूबे के लिए वो ये वरीड नहीं हो कि वहाँ कौन से बंदे हैं? दूसरी बात, हमारे लिए मसले बनते जा रहे हैं। मैं उसे हिंट ही दे सकता हूँ, यहाँ पेंशन के पैसे नहीं हैं आपके पास, आपका तनख्वाहों के पैसे खत्म होते जा रहे हैं, आपके पास टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहे, वो पंजाब से चलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये 12 करोड़ का सूबा जो है, अगर वहाँ पे गवर्नेंस नीचे जाएगी, ये चीनी का क्राइसिस कहाँ से पैदा हुआ? ये पंजाब से पैदा हुआ। वीट का क्राइसिस कहाँ से पैदा हुआ? भी वहीं से दी गई। ये वहीं से आपको वीट स्कैंडल वहीं से निकला, चीनी स्कैंडल आपका पंजाब से निकला। फिर उसके बाद पावर स्कैंडल, सबसे पावर बिजली कौन कंज्यूम करते हैं? आपका पंजाब करता है, बाकी 3 सूबे तो नहीं कर रहे। 12 करोड़ के लोग जब बिजली करते हैं, ज्यादा करते हैं। सो पंजाब अगर डिलीवर करता है, पंजाब अगर स्टैब्लिश होता है, पंजाब अगर ग्रो करता है, उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क की इकॉनमी पे आएगा। आपका केपीके ठीक हो जाए, आपका सारे का सारा आपका बलूचिस्तान ठीक हो जाए, सिंध ठीक हो जाए, इसके बावजूद जब तक पंजाब में गवर्नेंस, हालात, चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होंगे, मुल्क स्टेबल नहीं होगा। आप इन तीनों को आप इनको पैसे बना दें। तो पिछले 2 सालों में दे आर वरीड कि तनख्वाहों के पैसे नहीं बच गए अब आपके पास, अब लोन ले रहे हैं, डेली तो आप बारोइंग कर रहे हैं। सो पंजाब का स्टेबलाइज होना, पंजाब की गवर्नेंस का बेहतर होना, पंजाब का डिलीवर, इन्होंने पंजाब में डिलीवर किया हुआ था। आज इतनी तकरीरें क्यों कर रहे हैं? मैं जो बात पहले की थी, इन्होंने पंजाब में बेहतर लीडरशिप दी होती। मैंने कॉलम लिखा था ये जब इसमें इमरान खान साहब बने वजीर आजम 2018 में, मैंने कहा ये इमरान खान की विक्ट्री नहीं है कि इमरान खान साहब वजीर आजम बन के आ गए, ये नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की कलेक्टिव फेलियर है इनकी कि वो जीते हैं। वो सेम आज मैं कहूँगा कि आज अगर ये सारे के सारे वहाँ इकट्ठे हुए हैं और इतनी उन्होंने धुआंधार और सख्त उसमें तकरीरें की, बहुत वैलिड पॉइंट भी, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने उसमें वैलिड, तो ये इमरान खान साहब की फेलियर है, उनकी कामयाबी नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की कामयाबी नहीं है। 22 महीने बाद का दूसरे को फायदा हो रहा है। ऐसे ही होता है, मैं नाकाम हूँगा, जो मेरी सीट पर बैठेगा उसको फायदा हो रहा है ना कि मैं नाकाम हुआ, मैंने डिलीवर नहीं किया ना, तो मेरी जगह कोई और बंदा बैठ जाएगा। सो मैंने अपने आप को अपडेट रखना है, मैंने अपने आप को ठीक रखना है। आपने वो जैसे तैसे भी थे, शहबाज शरीफ साहब वो ड्रामे तो कर लेते थे ना, कैप पहन ली, बूट पहन ली, बकौल आमिर साहब के, एक उस काउबॉय स्टाइल पे एक निकाला, चले गए, लोगों को लगता था हरकत हो जाए, ये ले लो, नोटिस ले लो, फलां कर लो। यकदम इतनी हाई स्पीड से आपने बुज़दार साहब जैसा वो 20 या उसको 30 की ये गाड़ी पे चलाने वाला लेके आए, फिर हाथ बांध दिया कि गवर्नर सरवर साहब ने अलहदा कैंप बना लिया, चौधरी ने अलहदा बना लिया, आपने बनी गाला से उनको अलहदा चलाना शुरू कर दिया, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब उनको अलहदा होल्ड कर रहे थे, 5 ग्रुप बना दे पंजाब में। सो पंजाब में आप डिलीवर नहीं किया ना आपने, उसका नतीजा है ये मैं समझता हूँ
आज जो APC हुई है उसका डायरेक्ट उसका नतीजा है कि पंजाब में आप डिलीवर नहीं कर सके, अच्छी क़यादत नहीं दे सके, जो मैच करती इन लोगों को लोग भूल जाते कि जनाब कि नहीं जनाब शहबाज शरीफ साहब को रहने दें, जो मौजूदा पंजाब चला रहे हैं ना ये बड़े बेहतर। लोगों को अब एक सेकंड नहीं लगता कंपैरिजन करने में। इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया है नवाज लीग ने, जो बनता था उनको एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनको करना भी था, जो करप्शन की चीज़ मसलन लास्टली रेप विक्टिम की बात की नवाज शरीफ साहब ने, ठीक की, इनके अपने दौर में मॉडल टाउन में 16 लोग मारे इन्होंने, 2 बेचारी जो मैं थी बच्चे के साथ थी उनके मुंह में गोलियां रख के मारी गई। आपने कभी नवाज शरीफ साहब से सुना? आपने कभी शहबाज शरीफ साहब कहते मैं तो सोया हुआ था 12 बजे मुझे पता चला। सो ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं गवर्नेंस से रिलेटेड हैं कि आप लोगों ने पंजाब को एक आइडियल नहीं बनाया। लोगों को कहीं पे महसूस नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब से बेहतर हुकूमत जो है ना हमने करके दिखाई है। इमरान खान साहब का ट्रेजिक फला जो इसका इनका कभी नाकामी का बनता जाएगा, इफ यू आस्क मी, वो पंजाब है। इनको हमेशा हिट करेगा, इनको हर्ट करता रहेगा वो इनका पंजाब। और इमरान खान साहब जो सही कह रहे थे कि उन्होंने कहीं से बैठ कर रिमोट कंट्रोल करेंगे, एक कमजोर सा बंदा लाएंगे, कमजोर सा बंदा आपने लगा के देख लिया है, वो 22 लोग इकट्ठे हो गए। मैं एक्सप्लेनेशन ब्रेक के टाइम के बाद मैं ये बताना चाहूँगा सिर्फ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंसर्न ज़रूर हैं पंजाब पे, मगर उनके जो बुनियादी मफादात के साथ वो जो है ना बुज़दार साहब क्लैश नहीं करते। ये एक तजाद है कि आप ये भी चाहते हैं कि पंजाब की डिलीवरेंस हो, मगर आप चाहते हैं कि बंदा भी हमारा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते यहीं से कि मसला कहाँ है, डिलीवरेंस का मसला है या मसला कहीं और है? साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, तजवीज़ सामने आई है, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कह रहे हैं कि असम्बलियों को तहलील कर दें। और एक और बात जो यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी वो ये कि असम्बली में ना होकर भी वो इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं? उनका हम पहले ही कह रहे थे कि क्योंकि वो किसी भी गवर्नमेंट का ना सूबे में ना इस्लामाबाद में 30-35 साल बाद हुआ है कि वो आउट हैं। तो वो तो किश्तियाँ जलाने के अलावा जो कुछ कैदा टा दे, वो जो है ना वो तो कह रहे हैं कुछ भी ना चीज़ बचे, जो कुछ गिराया जाए ताकि वो इन हो। वो इनार्किस्ट हैं। एनार्की जो है ना लोग समझते हैं टोटल केओस का नाम है। एनार्किस्ट का फ़लसफ़ा ये होता है कि इस वक्त बहुत ख़राब आ जाएंगे, शायद हालात उसमें से उस केओस में से कुछ ऑर्डर निकले, कुछ ऑर्डर निकले हमारे लिए बेहतरी निकले। तो वो इस वक्त एनार्किस्ट है जो है उनकी रोल है। मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे जो अंदर APC में पार्टीज़ बैठी हैं इनके मुतज़ाद मफादात हैं। ख़त्म नबूवत के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जो सारे इकट्ठे थे इस बात पे कि जनाब हमने भुट्टो साहब को हटाना है। जब बालिए जमहूरियत की जुडिशरी की मूवमेंट थी उनका जी मुशर्रफ साहब को हटाना है और इफ्तिखार चौधरी को लेके आना है, ये वो इस पे यहाँ पे अब देखें ना सबके मुतज़ाद मफादात हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जनाब हमारी सिंध की गवर्नमेंट बची रहे और हम 18वीं तरमीम का नाम ले के कहीं हमें ना छेड़ा जाए, हमारा ये आइलैंड पड़ा हुआ है इस पे रहे, केसेस आप हटा दें तो अगली दफ़ा तो हम पूरे 5 साल करना चाहते हैं। ये पीपल्स पार्टी चाहती है। नून लीग ज़ाहिर है वो भी बिल्कुल आउट है। तो वो चाहते हैं कि ना सिर्फ इमरान खान हट जाए, हमारे केसेस हट जाएं और हमें किस तरीके से पावर में ले आएँ। तो डराने के लिए नवाज शरीफ साहब को रखा हुआ है कि जनाब ये इस तरह की सख्त बातें करेंगे और फिर बचाने के लिए आगे शहबाज शरीफ करके ख्वाहिश होती है कि मुझसे बातचीत की जाए। भाईजान जो है ना ये बब्बू हैं, ये डराएंगे आपको तो मैं आपसे बातचीत करूँगा, ये उनका है। तो इसमें आप गौर करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और बड़ी है कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की ताकत हैं और होते थे वो थे नेशनलिस्ट पार्टियां। वो कहीं हम बात ही नहीं कर रहे। आप देखें ना ANP होती थी, असद यार वली साहब खड़े हो जाते थे, महमूद खान अचकज़ई खड़े हो जाते थे, डॉक्टर मालिक खड़े थे, ये सारे बैठे हुए हैं मगर हम इनका जिक्र नहीं कर रहे। नेशनलिस्टों में सिर्फ अख्तर मेंगल साहब का वजन रह गया है, बाकी जो पिछली हुकूमतें की हैं जिस तरह पावर पर मेंगल साहब ने, क्योंकि बड़ी एक मैं समझता हूँ बासूल उनका एक रोल रहा है कि 2 सालों में वो गवर्नमेंट का ना सूबे में उन्होंने पावर शेयरिंग की है या ना यहाँ की है, तो चलते जा रहे हैं। नुकसान ये होता है कि जब आप पावर ले लेते हैं, जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब पिछली हुकूमत में जो रिज़ल्ट रहा, या डॉक्टर मालिक साहब या इवन ANP की हुकूमत के अभी तक वो ब्लॉट्स ख़त्म नहीं हुए, तो वो कितने रेलिवेंट हो गए। हम 3 की बात कर रहे हैं। मौलाना का जो आप पूछ रहे हैं रोल, कि मौलाना ने फिर भी जो है 2-3 है ना पिछले साल धरने के अंदर उन्होंने एक शो ऑफ पावर की। उनके पास एक मदरसे का एक जो है ना एक समझ लो स्ट्रीट पावर है।
इन सारों से ज़्यादा है, उनकी क्योंकि है। सिंध वाले जो हैं पीपल्स पार्टी वाले वो नहीं चाहते कि उनकी सिंध की गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो, तो वहाँ से वो नहीं करेंगे। लाहौर में जो है करने के लिए कैपेसिटी चाहिए, पंजाब के अंदर कैपेसिटी चाहिए, तो उसके लिए पूरी के लिए देखना है APC के फाइनली जो असल चीज़ देखने वाली ये है कि शाम को क्या रिजल्ट देते हैं, कोई ये एजिटेशन की कॉल देते हैं या नहीं देते हैं, सिर्फ एक लाइनर है। लेकिन क्लास्टर साहब, इस तरह से भी आमिर साहब ने कहा है कि राना साहब इसलिए इतने ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं क्योंकि वो अभी इस वक्त पावर में नहीं है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वो इस क्योस में भी सिर्फ एक ऑर्डर ढूंढ रहे हैं कि वो किस तरीके से फ्रंट पर आ जाए? आमिर साहब ने, आपने उनसे बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा कि मौलाना साहब के पास क्या है ऐसा कि वो रेलिवेंट Important है, इज लीडिंग इट। वो फिल्म आपने देखी हुई है ना उनकी, मैं अक्सर उसका हवाला देता रहा हूँ, ये अमिताभ बच्चन साहब की और साथ में मेरा ख्याल ऋषि कपूर हैं या एक दो इन भाइयों के नामों में उसमें कंफ्यूज हो मैं जाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं ना एक भाई पुलिस वाला है, दूसरा जो है ना मुजरिम है, डाकू है, वटेवर जो भी है, जी शशि कपूर। तो वो उसे खुद उसको कहता है, वो भाई जो है उस अमिताभ बच्चन उसको कहता है कि जनाब मेरे पास गाड़ी है, कोठी है, महल है, मकान है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहता है मेरे पास माँ है। मौलाना के पास माँ है। मौलाना के पास इस वक्त हज़ारों की तादाद में वो हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, एजुटेशन है, स्ट्रीट पे वो ला सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी में कैपेसिटी नहीं रहेगी कि ये 10-20 के अलावा बंदे नहीं ला सकते। जब जरदारी साहब गिरफ्तार हुए थे, औकात का पता चल गया था, लड़काना में भी 20 लोग नहीं आ सके थे, और हम समझते थे पता नहीं क्या मत आ जाएगी सिंध में अगर जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाए। उन्होंने फरियाल तालपुर साहब को FIA ने गिरफ्तार कर लिया था, नायब तो छोड़े ना, FIA ने गिरफ्तार कर लिया था, उस पर भी कहीं पे 20 बंदे सिंध में नहीं निकले थे। तो उसके बाद अगर सिंध में आप 20 बंदे नहीं निकाल सकते तो छोड़ दें, पंजाब में आप कहाँ से निकालेंगे? अच्छा, ऐसे नवाज शरीफ साहब ये दावा करें जी हम बंदे निकाल लेंगे, भाई आप कहाँ से निकालेंगे? ये आपको याद है एयरपोर्ट जा रहे थे ये लाहौर में, शहबाज शरीफ साहब का रास्ते में ही उनका काफिला गुम हो गया था कहीं ना कहीं पे, और वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। 2-4 हज़ार बंदे भी लाहौर में वो नहीं इकट्ठे कर सके थे, जहाँ 40 साल इन्होंने रूल किया है। इनके पास भी बंदे नहीं है, तो चूरी खाने वाले मजनू है। अब वो लड़ने वाले मजनू कहाँ से आएंगे? वो मौलाना साहब के पास है, और मौलाना साहब को इस बात का पता है कि मैं यहाँ डंडे सोटे लड़ाई झगड़े मैं कर सकता हूँ, मैं बंदे ला सकता हूँ। ऑलरेडी उन्होंने अपने कार्ड शो करा दिए, पिछले साल वो लेके आए थे, और जिस तरह मिन्नत तरले थे चौधरी ने कहा हमने उनको वापस घर भेजा, हाथ बांधे, दाढ़ी को हाथ लगा, मिन्नत तरले जो होती हैं हमने की, हमने उनको वापस भेज दिया। सो मौलाना साहब इसलिए ही कॉलिंग द शॉट्स, और सारे आगे पीछे फिर रहे हैं। हुकूमत को भी क्या डर है मौलाना साहब से? घर में बिल्कुल होना चाहिए। वो घर में जो भाई, बड़ा भाई या ये छोटा भाई जो है ना, आके तनख्वाह हो जिसकी नौकरी लगी हो, और आगे 6 भाई बेरोजगार हों, तो सारे उसी को देखते हैं, उसी की चलती है, जो घर में कमा के लाता है उसी के घर में ऑर्डर चल रहा होता है ना सारे का सारा। सो इसमें APC में जितने भी बैठे हुए हैं 21 हैं 20 हैं, अगर किसी की चलती है जो नौकरी पे है, जो बंदे ला सकता है, वो मौलाना फजल रहमान है। इसलिए मौलाना साहब ये तजवीज़ें दे रहे हैं। अच्छा, मौलाना इनको फंसा रहे हैं, जो भी तजवीज़ है। सॉरी आपकी बात कह रहा हूँ, मगर मैं दरमियान में हम अपने प्रोग्राम में चलवा चुके हैं कि मौलाना साहब भी उतने ताकतवर नहीं रह गए, उनकी भी पिछले कच्चे छट्टे निकले। अब क्वेश्चन ये चैलेंज है हमने कि किया, उस प्रेशर में उनका ख्याल है कि उनको दबा लिया है। अब क्वेश्चन ये देखना है इसके अंदर सबसे बड़ा कि वो दब गए या नहीं दब गए। जो ये आप इतलाएँ आ रही हैं अंदर से कि वो कह रहे हैं पूरे लड़ रहे हैं, डट रहे हैं, तो वो उतने काबू में नहीं है जितना कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लिस्ट इनकी निकल आई है तो वो काबू में आ गई। लेकिन क्या ये सिचुएशन वो वाली तो नहीं होगी? कह रहा हूँ क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये सिचुएशन वो वाली तो नहीं होगी जो पिछले साल हुई? मौलाना साहब तो बाहर आ गए लेकिन बाकी पार्टी से साथ अब इसमें बड़ा उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला है। अगर उनको देखें ना, उन्होंने कहा जनाब के वो करें यहाँ से ये कौमी असम्बली में से और इस्तीफे दें, और आप सिंध हुकूमत भी छोड़ें अगर आप सीरियस हैं तो। बल्कि मैं सलीम साफ़ी साहब का देख रहा था, ट्वीट देख रहा, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात पहले की थी कि इनकी सीरियसनेस आपने चेक करनी है ना, ये डील मारने के चक्कर में है या वाकई इमरान खान साहब को आके इन्होंने पैरालाइज करना है। इमरान खान साहब को पैरालाइज करना है, इनके पास बड़ा अच्छा तरीका है कि सिंध हुकूमत छोड़ दें आज, कि ये लेंगे खान साहब गवर्नर रूल लगा लें, और फिर सलमान क्या नाम है उनके, इमरान इस्माइल साहब को कहें चलाएं सूबा, अगर उनसे चल सकता है तो वो सेनेट में से वो छोड़ दें कि जनाब हम नहीं बैठते, चलाएं सेनेट अपने 20 लोगों के साथ, हम कौमी असम्बली में नहीं बैठे, 150 बंदा छोड़ जाए तो पीछे क्या बच जाता है। सो ये कर लें। मौलाना ने सबसे ज्यादा अच्छी गुगली फेंकी है, सबसे बेहतर कार्ड वो ये यूज किया। उन्होंने कहा आप सीरियस हैं, बंदे मैं लेके हूँ, मेहनत मैं करूँ। वो कहते हैं मेहनत करे फाख्ता भी, अंडे खाए कवे, मेहनत मैं करूं, बंदे मैं लूं, कोयटा से मैं चलूं, रास्ते में वहां पे मार धाड़ मेरे वर्कर फेस करें, उनका खाना पीना खर्चा रहना, उनको रखना, तकरीरें करना, ये सारे मैं करूं। दुख उठाए फाख्ता भी, और कल को हुकूमतें बनाए, आप वजीर आजम बन जाए, आप वजीर आला बन जाए, आप सदर बन जाए, आप कौमी असम्बली में डोमिनेट कर ले, तो मेरे पास क्या है? सो मौलाना साहब को ऑफर करने के लिए इनके पास क्या है? ये पॉलिटिक्स बड़ी रुथलेस चीज है। यही आप उसकी उस बिलावल की तकरीरें सुन लें, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे,
आप उसकी शहबाज शरीफ साहब ने आके पेट फाड़ के उन्हें गलियों में उनको ये घसीटना था। जरदारी साहब क्या कहते थे नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब जरदारी के बारे में क्या कहते थे? ये पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम चीज़ है, रुतलेस चीज़ है। सो मौलाना जो है वो शैलाब की तरह अपना पाउंड ऑफ फ्लैश चाहते हैं कि मुझे दे, मुझे क्या मिलेगा इसमें से, आप लोगों के लिए मैं स्टेज सेट करूँ, बंदे इकट्ठे करके दूँ, हुकूमत को टफ टाइम दूँ, आप लोग आके इक़्तिदार संभाल लें। सो मौलाना ने सही गुगली फेंकी कि भाई साहब इफ़ यू आर सीरियस, आप चाहते हैं कि मैं जनाब आपका हिस्सादार बनूं, मैं फ्रंट पे हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ूं, मतलब मौलाना चाहते हैं ये इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मौलाना को अहमियत है। वो होते ना बाद लोगों को आप थोड़े उनमें हवा भर देते हैं, पंप करते हैं कि मौलाना साहब आपके बगैर तो सियासत चल नहीं सकती, आप तो पाकिस्तान के लीडिंग हैं, आप फलां हैं। यही मौलाना साहब की तकरीर, मैं इमरान मकराना को कहूँगा वैसे, वो ये उसमें जाके ना कल वो कौमी असम्बली से वो तकरीर निकाल के लाए, जब जनाब मुशर्रफ दौर में अपोजिशन लीडर थे, नवाज शरीफ साहब बाहर थे, इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने क्या तकरीर की थी, या नवाज शरीफ साहब हमें लंदन में क्या कहते थे इन्हीं मौलाना साहब के बारे में। सो पॉलिटिक्स में उन्होंने इनके लिए मुश्किल पैदा कर ली है। ना इन्होंने असम्बली से इस्तीफे देने हैं, लिख के रख लें। जिन्होंने जनाब मुशर्रफ के दौर में 20 थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 MNA थे, इन्होंने जनाब मुशर्रफ के 5 साल भुगताए हैं सर, टोटल नवाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने सारे के सारे भुगताए हैं। भाई पीपल्स पार्टी को 800-900 अरब रुपया घर बैठे पंजाब में उनको सिंध में मिल रहा है NFC का। वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं कि मौलाना को खुश करने के लिए कहें जी कि हमारे पास माल आ रहा है, पानी आ रहा है और हम आपको दे दें, प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे उनकी अयाशियाँ चल रही हैं, वो उस पर सूबा चल रहे हैं। ना ये पार्लियामेंट से इस्तीफे देंगे तो बहुत बड़ी खबर होगी, मेरा ख्याल है, बड़ी स्टोरी है, फिर इमरान खान साहब फारेग हैं, ये अफोर्ड कर नहीं सकते। सो मौलाना हैज़ प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल। लेकिन बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी डिलीवरेंस की, क्लास्ट्रा साहब कह रहे थे कि अगर पंजाब में वो डिलीवर नहीं करेंगे, यही सबसे बड़ा उनका कॉन्फ्लिक्ट है। आप इस बात से इख्तलाफ कर रहे थे आमिर साहब? नहीं, मैं वो होता ही है कि रीफ्रेज करता हूँ कि इमरान खान की इस वक्त जो थोड़ी सी वो बची हुई है हुकूमत, वो अपने ताकत या अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं है, वो इन लोगों की APC की आपस की मुनक़िस्म पॉलिसीज़ या उनकी कमज़ोरियों की वजह से, फाइनेंशियल केसेस की है। अदरवाइज़ मैं क्लास साहब से बिल्कुल यही करता हूँ कि इस नहज पे 2 साल में इनका क्रेडिट है, दाद देनी पड़ती है कि इस हालात में पहुँचा दिया कि आप और हम बैठे, आज बैठे APC तो हो रही है ना, हम सारे बैठे बातें कर रहे हैं, टेलीविज़न सारे उनकी होएगा, सवाल वापस आ गया है। अब क्या होगा, ये सड़कें होंगी, लोग क्या होगा, होगा, इस पे इनको 2 बहुत बड़ी जो है ना लैप्सेस हैं। सीधे से एक इकोनॉमी है, दूसरा गवर्नेंस है। इकोनॉमी में PTI को इतनी बड़ी 2 एडवांटेजेस थी जिसका ये कभी कोई जिक्र नहीं करता। पहली ये थी कि इनकी अल्लाह की तरफ से ये जब आए थे तो 120 रुपये डॉलर का पेट्रोल था, बैरल था, वो इनके बाद 25 तक क्या 18 तक गया, जो इनको 8 अरब डॉलर का इनको तकरीबन जो है, मैं तखमीना कर रहा, शायद इससे भी ज़्यादा 2 साल में एडवांटेज हुई। दूसरे 8 अरब डॉलर ही इनको तरसीलात, फॉरेन रेमिटेंसेस जो थे वो 18 से पिछले साल 21 हुए, इस दफ़ा 23 हो गए हैं। सो 5 और 3 8 अरब डॉलर, 16 अरब डॉलर का एक टीका लगा था इनको, जो कि आप देखें ना IMF से 2-4 सालों में 4 अरब डॉलर दे रहे हैं, अरबों से मांगते फिरते हैं 2-3 अरब डॉलर, इनके पास ये 16 अरब डॉलर आए जिन पे इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनकी कोई इसके अंदर अल्लाह की तरफ से बैरूनी इमदाद आई, और थैंक्स टू पाकिस्तानी भाई जो कि रेमिटेंसेस भेजते हैं, उन्होंने 8 अरब डॉलर ज़्यादा भेजे। इन्होंने वो क्या किया, ये जो सारे महंगाई का आधा इशू इनकी मिस गवर्नेंस की वजह से है, इनसे डिमांड एंड सप्लाई नहीं हो रही, ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से और ये इनकी नालायकियों की वजह से, चीनी वगैरह कुछ तो और भी वजूहत थी, मगर ज़्यादातर चीनी आटे की आधी से ज़्यादा कीमत जो बढ़ी हुई है वो इनके माफियाज कार्टेल्स को ना कंट्रोल करने से, इनकी मिस गवर्नेंस से, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, वरना आधी महंगाई कम से कम नीचे आ वो नहीं से हो रहा। दूसरा ऑफ कोर्स मिस गवर्नेंस, जो ये एक मजाक बन गया, जिस तरह पंजाब में जो पुलिस के हालात हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के हालात हैं, इस्लामाबाद जो है 24 किलोमीटर का वो ही नहीं संभाला जा रहा, वहाँ क्राइम रेट ही नहीं कंट्रोल हो रहा। वो इसलिए कि 5 पावर सेंटर्स हैं जो है वो ओपनली, ये जो अब ये प्रोग्राम में हम तफसीलात बताएंगे, अब जाके समझ आ रहा है कि ये क्राइम रेट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे कब्जा माफिया आ गए हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से लाखों अरबों खरबों बनाए जा रहे हैं, और जो उसकी वजह से क्राइम जो है लेसर प्रायोरिटी है। सो मिस गवर्नेंस एंड
इकॉनमी की बैड परफॉर्मेंस की वजह से हालात इस मैच पे पहुंच गए हैं कि आप और हम सोच रहे हैं कि उनकी होएगा, अब क्या होगा। वरना तो अगर डिलीवर, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि पंजाब अगर डिलीवर किया होता जो मेन इनका वो था, तो आज इस हम ये बात ही ना कर रहे होते। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि जब इमरान खान साहब आए थे तो वो ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल प्लानिंग के साथ आया हूँ, हमने सब चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करके रखी हुई हैं। क्लास्टर साहब, एक और पॉइंट जो आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है, वो ये कह रहे थे कि गिलानी साहब कहा करते थे कि रियासत के अंदर एक और रियासत है। क्या वाकई में रियासत के अंदर एक और रियासत है? बड़ा अहम वो है, लेकिन मेरा ख्याल हमारे पास टाइम नहीं है। लेट्स से लास्ट 3 मिनट्स हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बड़ा अहम टॉपिक है जो उन्होंने बात किया ना, इस पर फिर बात कर लेंगे। अभी जो बात की ना थोड़ी सी देखने वाली है कि जो उन्होंने आज अटैक किया है नवाज शरीफ साहब ने, ठीक उन्होंने मतलब उनकी तो हम फेलियर्स हम करते रहते हैं। आमिर साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते रहते हैं कि भाई साहब ये पहले क्या हुआ था, नवाज शरीफ साहब गलत थे या शहबाज शरीफ साहब ने गलत किया, जरदारी साहब गलत, और भाई उन्होंने गलत काम किए तो आपको मौका मिला ना, आपको स्पेस इसलिए मिली है कि आपके जो ये राइवल से वो नाकाम हुए, वो नहीं जीत सके, लोगों ने उनको मुस्तरद किया, उनकी नाकामियों की वजह से आप कामयाब हुए। अगर वो कामयाब होते, उनकी करप्शन सामने ना आती, मारदार फैमिली बिजनेस पूरे का पूरा, मतलब है अब उनके शहबाज शरीफ साहब के दमादों तक मतलब है वो उन पे केसेस हैं, मफरूर हुए हैं, उन्होंने तो पता फैमिली की तरह चला है, बिजनेस की तरह चला है, वो नाकाम हुए तो आपको जगह मिली है ना। नो सेम कोर्स फॉर इमरान खान। आप ये बताएं, आप जब बार बार कहते हैं आपकी उसमें वजारत में बैठे वजीरों पर स्कैंडल है, किसी के खिलाफ आपने एक्शन लिया है? एग्जैक्टली आपने किसी आमिर उसके खिलाफ आया था, आमिर क्या नहीं आपको जनरल सेक्रेटरी पार्टी का बना दिया, आपने उसको उठाया, उसको पार्टी का सेक्रेटरी आपने जनरल बना दिया। खुसरो बख्तियार, अरे खुसरो बख्तियार साहब, ये आजम सवाती के खिलाफ इतने बड़े 5 वॉल्यूम पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में उनकी करप्शन इरेगुलरिटीज पे, आपने उसको दोबारा वजीर बना दिया। आपके यहाँ पे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब पे उस पे स्कैंडल्स आए हैं जो आपकी कैबिनेट के सामने है, वो आप उनके बारे में कहते हैं सबसे ज्यादा कंपिटेंट बंदा है। नदीम बाबर साहब ने इतनी बड़ी उनकी चीजें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, हमें पूरा 22 साल नारे मार मार खान साहब समझाते रहे ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती है, वो कहते हैं कि इनसे अच्छा बंदा नहीं है। आपने जहांगीर तरीन साहब आपकी पार्टी के थे, मतलब नवाज शरीफ साहब वो लाख उन पे इतराजात होंगे, ये सवाल तो ठीक पूछ रहे हो, नहीं वो तो आउट हो गए चले गए हैं, वो तो ये सवाल ठीक पूछ रहे होंगे भाई साहब ये चीनी हम छोड़ के गए थे 52 या 55 रुपए पे, वो 105 रुपए में कैसे पहुंच गया आपके दौर में। और आपका वजीर या मुशीर जो है अकबर, वो शहजाद अकबर साहब कहते थे एक रुपया अगर बढ़े पर केजी तो 5 बिलियन रुपीज का फर्क पड़ता है। आपने तो यहाँ 300-400 बिलियन आवाम की जेब से निकाल दिया और फिर इमरान खान साहब फखर से पूछते हैं बताएं हमारी कहाँ करप्शन हुई है, हमने लेकिन कहाँ करप्शन के साथ साथ आज हमने ये भी देखना है कि एपीसी का ओवरऑल आज शाम तक थोड़े टाइम तक रिजल्ट तो आ ही जाएगा कि क्या डिसाइड हुआ आगे आने वाले दिनों में करना है। कैसा आमिर साहब ने बात की है कि अब सवाल उठ रहे हैं अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, टाइम खत्म हुआ है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।